क्या हेडिंग है? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हो? प्रोनाउन। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। एक किससे जी? सर्व से, जिसका अर्थ क्या होगा? सभी। और नाम का मतलब क्या होता है? नाम का मतलब क्या हो? पहचान। अर्थात नाम वही जो संज्ञा आप बोलते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर या जो आपके पहचान, जैसे आपका अपना नाम है, इस नाम के जगह पर, इस पहचान के जगह पर जो शब्द आएगा, यानी सभी पहचान या सभी संज्ञा या सभी नाम के स्थान पर जो शब्द आ रहा है वही क्या कहलाएगा? अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सभी नाम के जगह क्यों ऐसा बात बोला जा रहा है? सभी नाम का औचित्य यह है कि जैसे अगर मैं कहूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझिए इसको। जैसे लिख रहा हूं राधा नाचती है, राधा नाचती है, तो अब यहां जो नाम है या पहचान है या जो संज्ञा है कौन है? राधा है। और राधा की जगह पर जब मैंने एक शब्द लिखा वह नाचती है, तो एक बात क्या समझ में आ रहा है कि राधा के जो राधा जो संज्ञा है उसके स्थान पर जो शब्द आया है वही क्या कहलाएगा? बोलो, वही सर्वनाम कहलाएगा। लेकिन अगर यही बात और हम देखते हैं कि मीरा नाचती है, खेलती है, अब क्या लिख लें? मीरा नाचती है। तो यहां क्या स्पष्ट हो पा रहा है कि अब मीरा के जगह भी जो शब्द आएगा वो क्या आएगा? वह नाचती है। तो यह बात स्पष्ट हो पा रहा है कि सभी नामों के लिए जो शब्द उसका स्थान लेगा, उसकी जगह लेगा या उसके बजाय जो आएगा वही क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। अब जैसे मैं कहूं कि मेरा नाम विष्णु है, तो विष्णु दौड़ता है। अगर यही बात कहा जाए कृष्णा दौड़ता है, ठीक है ना, धर्मेंद्र दौड़ता है, तो इन सबके जगह पे वह शब्द क्या होगा? प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है? तो जितने नाम हैं उन सबके जगह पे जो शब्द प्रयोग होने वाले हैं वही क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। ये बहुत आसान बात है जिसको आप अपनी भाषा में समझते हैं। इंग्लिश में इसको प्रोनाउन शब्द कहा जाता है। अब आपके पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछता है, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो पूछता है एक टाइप कि रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द क्या है? यानी एक वाक्य देगा और वाक्य में कोई एक शब्द रहेगा जिसको रेखांकित कर देगा और पूछेगा वो क्या है। तो पार्ट ऑफ स्पीच यानी जो शब्द भेद आप पढ़ रहे हैं, शब्द के प्रकार जो पढ़ रहे हैं, उसमें एक जो पढ़ रहे हैं कौन? सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द को रेखांकित करके पूछ लेगा यह क्या है। तो आपको देख के वैसे बताना होगा कि यह सर्वनाम है कि संज्ञा है कि विशेषण है कि क्रिया है। ये पहली बात। अगर दूसरे टाइप के प्रश्न की मैं बात बोलूं तो जो दूसरा टाइप पूछता है वह पूछता है सर्वनाम के प्रकार को लेके। किसको लेके पूछता है? सर्वनाम के प्रकार को लेके। और जो एक छोटा या कहें एक तरीके से जो क्वेश्चन पूछ लेगा वो सर्वनाम की संख्या को लेकर। किसको? सर्वनाम की संख्या को लेकर। और चौथा बात अगर पूछा जाए तो सर्वनाम के वचन, भाई संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आ रहा है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आ रहा है उसी को तो क्या कहा गया है? सर्वनाम कहा गया है। तो संज्ञा कई प्रकार की होती थी जिसमें आप 5 प्रकार पढ़े थे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थ या धातुवाचक और कौन सा? समूहवाचक। समझ में आ रहा है ना? और भाववाचक। तो जो संज्ञा होती है उसका लिंग भी होता है, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उसी का क्या होता है? वचन भी होता है, एक वचन या बहुवचन। तो ठीक इसमें जो प्रश्न और पूछे जा सकते हैं वह सर्वनाम के किससे पूछे जाते हैं? लिंग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सर्वनाम के वचन से क्या कर सकते हैं? प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और सर्वनाम में और किस तरह से परिवर्तन हो सकते हैं, कुछ परिवर्तन से क्या किए जा सकते हैं? प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहां एक मार्कर है, वह लाओ तो वहां से। आगे हेडिंग क्या देंगे कि सर्वनाम के प्रकार। हेडिंग बनाइए सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला पुरुषवाचक, निजवाचक, लिखना पड़ेगा ये।
पहला मैं लिख रहा हूं यहाँ कौन जी प्रकार में, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा मैं लिख रहा हूं कौन जी, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। और छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। लिख डालिए इसको, जल्दी लिखिए तेजी से। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जैसे आप इंग्लिश में पढ़े होंगे तो पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता था। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़ते थे, आप पढ़ते थे ना, यानी प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, ठीक है ना, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, यही होता था ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, तो पुरुष से ये मत समझिएगा कि पुरुष जाति का बोध हो, ऐसा नहीं। पुरुष जाति का मतलब मेल और फीमेल वाली बात नहीं समझना है आपको। आपको ये समझना है कि जो एक जाति है, और जाति में क्या है, मेल और फीमेल दोनों आती है। समझ में, मेरे भाव समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जो पुरुष भाव का बोध कराए, पुरुष भाव का मतलब पुरुष व्यक्ति को नहीं, यानी एक व्यक्ति का बोध कराए जिसमें क्या हो, मेल हो और फीमेल हो, उसको बोध कराने वाले जो शब्द हो जाएंगे, या एक विशेष जाति को बताने वाले जो शब्द हो जाएंगे, वही क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। परिभाषा आप दिमाग में सेट हो गया, परिभाषा नहीं, सीधे मेन बात पे आ जा रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों। कौन कौन है, एक हो गया उत्तम पुरुष। कौन हो गया, उत्तम पुरुष। यानी अगर पूछा जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम, यहां से क्वेश्चन पूछता इंपॉर्टेंट है, पुरुषवाचक में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने पुरुषों में बांटा गया है, तो कितने पुरुषों में, 3 भागों में। कितने, 3। पहला कौन है जी, उत्तम। दूसरा कौन है, मध्यम, बोलो मध्यम। और तीसरा क्या है, अन्य पुरुष। तीसरा क्या है, जिसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। देखिएगा, उत्तम, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष में उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है, तो जहां एक तरीके से वक्ता है, यानी जिसको आप स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीकर, जो बोलने वाला हो, या लेखक बोल सकते हैं, वक्ता या क्या, लेखक, इसके अंतर्गत आते हैं। यानी उत्तम पुरुष में आप बोल सकते हैं कि बोलने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष होता है। इधर मिटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रश्न की प्रक्रिया समझ गए हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जो वाक्य में या जो क्रिया में जो बोलने का भाव जिसके साथ जुड़ा हो, या जो बोल रहा हो, वो क्या कहलाएगा, उत्तम पुरुष कहलाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहां क्रिया को कौन कर रहा है, आप, तो मैं क्या हो जाऊंगा, उत्तम पुरुष हो जाऊंगा। मेरी प्रधानता है, मैं उत्तम हूं, ठीक है ना। तो जो उत्तम पुरुष जो होगा वह 2 होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। पूछता है कि इनमें से उत्तम पुरुष कौन नहीं है, या उत्तम पुरुष कितने होते हैं। तो उत्तम पुरुष की जब संख्या पूछेगा तो इसकी संख्या कितनी बतानी होगी आपको, 2। कौन कौन, एक होगा मैं, एक होगा क्या, मैं, और दूसरा क्या होगा, हम। ये दूसरा क्या होगा, हम। मैं और हम, यह दोनों ही उत्तम पुरुष के सर्वनाम है और उदाहरण है। ये बात स्पष्ट है ना। एक सवाल और यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे हम अगर संज्ञा पढ़ रहे हैं तो संज्ञा के वचन भी पढ़े हैं, संज्ञा के लिंग भी पढ़े हैं ना। ये संज्ञा एक वचन होती है, संज्ञा बहुवचन होती है, संज्ञा पुल्लिंग होती है, संज्ञा स्त्रीलिंग होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैं पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो क्या जवाब देंगे, मैं पुल्लिंग है, मैं पढ़ रही हूं, मैं पढ़ रहा हूं, उभय लिंग कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हैं कि हिंदी में
कुछ जो कामता प्रसाद जैसे हुए, अन्य जो विद्वान हुए, जो भाषाविद हुए, वही लोग उभयलिंग की बात करते हैं। बाकी हिंदी में दो, आप जब संज्ञा पढ़े थे तो वहां दो ही लिंग की बात हुई थी, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। जबकि आप देख रहे हैं कि संस्कृत में कितने हैं? 3। कौन कौन? संस्कृत में कितने हुए? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संस्कृत में भी, ठीक है। नपुंसक लिंग नहीं है? नपुंसक लिंग भी है ना संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक का मतलब निर्जीव। लेकिन इंग्लिश में कितने हैं लिंग? 4। कौन कौन? मस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग और नपुंसक लिंग जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता है। जैसे पुल्लिंग में क्या देखते हैं आप? शेर। स्त्रीलिंग में शेरनी। और उभयलिंग में जब दोनों आ जाएं, जैसे टीचर, अध्यापक, विद्यार्थी, जनता, जानवर, समझ में आ रहा है ना? ये सब नपुंसक में आप देख रहे हैं जिसके अंदर जान ही नहीं है, जैसे टेबल, बेंच, चेयर, कुर्सी, जितना भी है सब कुछ निर्जीव है। तो वो वाली चीज। ये सवाल तो लिंग को लेकर आपको समझ में आ गया कि मैं किस तरह का लिंग होगा, पहली बात स्पष्ट हुई। अगर मैं दूसरी बात यहां और देखना चाहूं तो मैं का वचन अगर आपको बताना होगा तो क्या बताएंगे? मैं का वचन एक वचन कि बहुवचन? मैं पढ़ते हैं कि पढ़ता हूं? मैं पढ़ता हूं कि पढ़ते हैं? पढ़ता हूं। तो ये वचन इसका क्या होगा जी? एक वचन। स्पष्ट हो रहा है बात? ठीक है। अगर हम का, ध्यान रखिएगा, हम का मैं लिंग निर्धारण करूं तो हम पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा? हम पढ़ती हैं कि हम पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं। अभी लेकिन लिंग स्पष्ट नहीं। अब लड़कियां पढ़ती हैं और लड़कियां अपनी जगह लिखती है कि हम पढ़ती हैं या हम पढ़ते हैं। सॉरी, हम पढ़ती नहीं हो, हम पढ़ते हैं। यहां तक बात स्पष्ट है? तो हम का अगर लिंग निर्धारण करना होगा तो क्या होगा, ये जरा सोचिए। ये मैं आपके लिए दिमाग में मैसेज छोड़ रहा हूं कि आप इन बिंदुओं पर भी विचार करिए। स्पष्ट हो रहा है ना मेरी बात? इन बिंदुओं पर भी अगर आप विचार नहीं करते हैं, तर्क नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आप सिर्फ एक दिशा में भाग रहे हैं और केवल रट रहे हैं। पढ़ने का सिद्धांत यह होता है कि उसको जीवन में उतार ले, उसकी तार्किकता, उसकी गहराई से हमारी समझ एक विकसित हो जाए और हमारे जीवन के एक हिस्से में वो क्या हो, जुड़ जाए, और हमारा जो जीवन एक बाहरी दुनिया है उस दुनिया से हमारी पढ़ाई क्या हो जाए, सहसंबंध स्थापित कर ले। यही ना जी? तो वो चीज सोचना होगा आपको। अगर मैं वचन का, सॉरी, हम का वचन अगर मैं पूछूं तो इसका वचन क्या बताएंगे आप? एक वचन या बहुवचन? हम पढ़ता है कि हम पढ़ते हैं? हम पढ़ते तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। समझ में आ रहा है ना? ये कौन सा होगा जी? बहुवचन। ये स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? देखिए, हम वचन भी पढ़ेंगे, साथ साथ लिंग भी पढ़ते चलेंगे। प्रश्न एक दूसरे से, हर चैप्टर अपने आप में एक दूसरे से कोरिलेट करके चल रहा है, सहसंबंध स्थापित किया हुआ है। एक चैप्टर, व्याकरण का यही सिद्धांत होता है कि अगर एक चैप्टर दूसरे से जुड़ा है और एक चैप्टर आप मिस करते हैं तो दूसरे चैप्टर की जो समझने की टेंडेंसी है, क्षमता है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आप हमेशा कोरिलेशन, यानी जहां से वर्णमाला स्टार्ट हुआ है वहां से पढ़ते हुए जाएंगे तो एक एक टॉपिक क्या होगा आपसे जुड़ता चला जाएगा। और जब हम परिचय कराएंगे, जिसमें वर्ड परिचय और शब्द परिचय कराएंगे, समाप्त होने के बाद जब मैं टेस्ट पूरा ले रहा होऊंगा, ऐसी परिस्थिति में पूरा का पूरा हिंदी एक एक अक्षर पे बात करेंगे। और कैसे करेंगे वो जल्दी ही आपके सामने आ भी जाएगा। यहां तक बात हो गया। मध्यम पुरुष में क्या होता है जी? पाठक होता है। क्या होता है? पाठक या श्रोता आप बोल सकते हैं। क्या? पाठक या जो श्रोता लोग होते हैं, इसका मतलब क्या होगा? सुनने वाले। कौन जी? सुनने वाला। तो जो सुनने वाला होता है वही क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। इसकी संख्या अगर आप देखेंगे तो क्या होगा? देखिए, लिखने की इसकी संख्या एक ही है, प्रारूप एक ही चलता है। जैसे तू, तुम, आप, देख रहे हैं ना? तू, तुम, आप। लेकिन अगर आप बात करें कि संख्या को लेके तो ये विवादित हो जाएगा, तू, तुम, आप। अब बहुत तू वाले शब्द जो है अभी प्रचलन में नहीं है। इंग्लिश में थाउ शब्द इस्तेमाल होता था, थी इस्तेमाल होता, थी, तुझको, थाउ, तू, वो एक जमाना हो गया। अभी इस समय क्या हो गया? यह प्रचलन में, इसके लिए इंग्लिश में शब्द क्या हो गया? तुम या आप के लिए इंग्लिश में क्या शब्द आ गया? यू। अब इसकी संख्या पूछा जाए तो आपको एक ही जवाब देना होगा,
तुम और आप को अलग अलग मत करिएगा या अलग अलग संख्या में मत काउंटिंग करिएगा। स्पष्ट है यहां तक बात? दूसरी मैं बात पूछूं, तुम और आपको अगर लिंग निर्धारण करना हो तो क्या समझेंगे? भाई तुम पढ़ रही हो या आप पढ़ रही हैं? आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। अब अगर आपके साथ आपको सिंगुलर समझा जाए तो आप पढ़ रही हैं या आप पढ़ रहे हैं। अगर आपके साथ लोग शब्द जुड़ जाता है, ऐसे में आप जो है, यह देखिए ध्यान से समझने वाली बात है, बारीकियों पर ध्यान दीजिए, महीन बिंदु है। कहने का मतलब क्या है कि मैं एक शब्द लिख रहा हूं, एक वाक्य लिख रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। यह वाक्य एक वचन में है कि बहुवचन में? इतना बताइए, एक वचन में है कि बहुवचन में? पहले इतना बताइए, किसमें है? एक वचन में है। आप पढ़ रहे हैं। अगर मैं यही शब्द केवल इतना लिख देता हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। यह कैसा हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। ध्यान देने वाली क्या बात है, यह जब वाक्य शुद्धि भी आप पढ़ेंगे, वाक्य शुद्धि, वाक्यों में कई ऐसे अनुपयुक्त शब्द आ जाएंगे, इनका उपयोग होना नहीं चाहिए, तो वो उस आधार पे भी ये सारी चीजें पढ़ पाएंगे आप। तो अब आप कहेंगे कि सर केवल लोग यहाँ जुड़ा है, पढ़ रहे हैं, यहां भी बहुवचन का भाव हो रहा है, यहां भी बहुवचन का भाव हो रहा है। क्या आप ऐसा कहते हैं क्या कि पिताजी आ रहा है? पिताजी आ रहा है। आप तो बोलते हैं ना पिताजी आ रहे हैं, और पिताजी कितने हैं? सम्मान का भाव हो रहा है वहां, इसलिए क्या हो रहा है कि वहां हम उस फॉर्म में बहुवचन का आधार बना रहे हैं। अभी बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस सर्वनाम से उठेंगे और अच्छी बातें होंगी कि इसको सुनेंगे। अब देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, वक्ता हूं ना? मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कौन हूं? वक्ता हूं। और मैं क्या हूं? पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष। और आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हो गए, पाठक हो गए। आप यही तो लिखे हैं ना, जब सुन रहे हैं तो क्या हो गए? पाठक हो गए या तो श्रोता हो गए। सुन रहे हैं ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हम दोनों पुरुषवाचक सर्वनाम में हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा? उत्तम पुरुष। आप जो पढ़ रहे हैं यानी जो सुन रहा है वो श्रोता है, यानी वो हो जाएगा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष की बात क्या होती है? अन्य पुरुष का मतलब होता है जिसके विषय में बात किया जाए, जिसके विषय में बात, जिसके विषय में बात किया जाए, जिसके विषय में बात किया जाए। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर यहां देख पा रहे हैं तो जिसके विषय में बात किया जाए, अगर मैं यहां लिखता हूं, यहां फोकस करिएगा, जैसे इसमें कौन कौन आता है? यह, वह, वे, यह, वह, वे, इनकी संख्या कितनी है? 3। यह, वह, वे। इंग्लिश में वह के लिए तो 2 शब्द आएंगे, ही पुरुष के लिए, सी स्त्री के लिए, लेकिन हिंदी में वह पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी। तो हिंदी में वह क्या होगा? दोनों के लिए कॉमन है। यह जो होता है, यह जो होता है, अच्छा वह एक और बात ध्यान रखना, वह जो होता है निर्जीव वस्तु के लिए भी प्रयोग होगा। जैसे वह कुर्सी है, ठीक है ना, दूर की एक वस्तु का बोध करा रहा है, यह एक कुर्सी है, नजदीक की एक वस्तु का बोध करा रहा है, एक संज्ञा का बोध करा रहा है। ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए, यह का वचन पूछा जाए तो यह क्या बताएंगे? एक वचन। क्या बताएंगे? वह का वचन पूछा जाए तो एक वचन। और अगर यह का, ध्यान रखिएगा, यह का अगर आप पूछा जाए, अभी मैं यहां लेके आ रहा हूं, और यहां वह है, अगर यह का बहुवचन पूछा जाए, क्या पूछा जाए? बहुवचन, तो आप क्या जवाब देंगे? ये। और वह का अगर बहुवचन पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे? वे। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा? वे। अब ये बात आप समझ चुके हैं कि यह एक वचन में होगा, वह एक वचन में होगा, ये एक बहुवचन में होगा, वे बहुवचन में होगा। हम आगे ये जरूर बात कर लेंगे कि यह जो होता है पास की एक संज्ञा के लिए और ये जो होता है पास की
अनेक संज्ञा के लिए, वह जो होता है दूर की एक संज्ञा के लिए, और वे जो होता है दूर की एक से अधिक संज्ञा के लिए प्रयोग होता है। यहां तक बात स्पष्ट है ना। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहां से समझना होगा कि इतनी बातें, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक HW से संबंधित काम दे रहा हूं, जरा आप इस पे थोड़ा बहुत अध्ययन जरूर करिएगा। क्या है वो, आप जैसे अभी उत्तम पुरुष में पढ़ा मैं, और इसका वचन आपने क्या निकाला, एक वचन निकाला। क्या इंग्लिश में जो आई होता है वो सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? आप मुझे बस जवाब दीजिए इतना। इंग्लिश में जो आई होता है वो सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? प्लूरल होता है, प्लूरल होता है ना। तो आई के साथ वाज क्यों लगता है? आई वाज तो लगता है सिंगुलर के लिए। आई वाज मेकिंग अ पिक्चर, मैं एक चित्र बना रहा था, समझ में आ रहा है ना। तो आई के साथ वाज लगा तो वाज तो लगता है सिंगुलर के लिए। तो यहां तो ये बात समझ में आ रहा है कि आई जो है वो क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अगर आई सिंगुलर है तो फिर आई के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हैव क्यों लगता है? हैव लगता है ना आई के साथ। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो आई वहां क्यों प्लूरल हो जाता है, इस सवाल का जवाब आप ढूंढ के लाइएगा। अगर जवाब आपको मिल जाएगा तो 501 रुपये आपको इनाम दिया जाएगा। शर्त क्या है, शर्त क्या है कि आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, ये शर्त है। अब आप सोचेंगे किस तरह का शर्त है? शर्त में आप जैसे ये आपकी शर्त है ना, ये क्या हम किसी से भी पूछ सकते हैं? तो हमने आपकी शर्त को रख लिया, आप YouTube से, गूगल से और जितने सोर्स हो सकते हैं उन सबसे पूछ लीजिएगा और इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि आई के साथ वाज क्यों लगा और आई के साथ हैव क्यों लगा। क्या इंग्लिश में वाकई आई जो होता है सिंगुलर और प्लूरल होता है कि क्या होता है, उसका विशेष चर्चा। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन क्या निकला, आई सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है ना। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब यहां से अब हम आगे चलेंगे निजवाचक सर्वनाम में। किसमें? निजवाचक। अच्छा, निज, निज जो है निजी समझते हैं? निजी, निजी का मतलब दूसरे का होता है, दूसरे का होता है, अपना होता है। तो निजवाचक, और वाचक का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है, बताने वाला। वाचक का मतलब बताने वाला। तो निजवाचक यानी जो खुद के, निज का मतलब क्या होगा, खुद के या जो स्वयं के बारे में बोध कराए। किसके बारे में? स्वयं के बारे में जो बोध कराए वही क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम। अच्छा, इसकी संख्या अगर आप पूछेंगे, इसकी संख्या पूछेंगे तो यहां क्या आएगा जी? यहां क्या आएगा? आप। यहां संख्या 1 होगी और कौन शब्द होगा? आप। ध्यान देने वाली बात क्या है, आप पुरुषवाचक सर्वनाम में भी मध्यम पुरुष में आपको पढ़े हैं, लेकिन यहां निजवाचक सर्वनाम में भी क्या पढ़ रहे हैं? आपको पढ़ रहे हैं। इस आप में उस आप में अंतर है। यह जो आप है यह किसका बोध करा रहा है? स्वयं का या खुद का। एक एग्जांपल देखिए, इस बात को और आसान करने का प्रयास किया जाए। जैसे कि मैं आप ही चला आया, मैं आप ही चला आया, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या होगा कि मैं स्वयं ही या मैं खुद ही चला आया। समझ में आ रहा है ना? ये वह वाला आप मत समझिएगा कि मैं आपको मार दूंगा। तो वहां तो वो उत्तम मध्यम पुरुष का सर्वनाम है। लेकिन यहां अगर कहा जाए कि वो बहुत बोल रहे थे इसलिए आप ही चला आया, या यहाँ क्या है, या मैं खुद चला आया या स्वयं चला आया। तो मेरी बात यह स्पष्ट हो गई। यहां तक बात अगर क्लियर है तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? तो देखिए, निश्चय का बोध हो। अच्छा, जब निश्चय का बोध होता है इसका मतलब क्या होता है कि वह वस्तु क्या है? निश्चित है। वह संज्ञा क्या है? निश्चित है। वह बात क्या है? निश्चित है। जैसे मैं कहूं कि यह वही व्यक्ति है या यही व्यक्ति कल मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था, जान से मारने की धमकी दे रहा। यह बात निश्चित हो रहा है कि अनिश्चित हो रहा है? निश्चित हो रहा है ना। तो आप लिख लेंगे निश्चयवाचक में कि जहां
जिस शब्द से निश्चितता का बोध हो या निश्चय का बोध हो, लिखेंगे जहां जिस शब्द से, हाँ लिख लीजिए, निश्चयवाचक सर्वनाम फास्ट लिख लेंगे। जिस शब्द से निश्चय का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल दे दें? देखिए पहले तो निश्चयवाचक सर्वनाम में देखिएगा दो शब्द बार बार आएंगे, यह और किसको, वह। क्या आएगा जी? यह और वह। यहां भी यह और वह है, लेकिन आप एक बात और देखेंगे, कई जगह यह सांकेतिक सर्वनाम के भी रूप में प्रयोग होता है, सांकेतिक सर्वनाम के रूप में। तो आप घबराने वाली बात नहीं है कि वहां उस तरह से प्रश्न आपको विवादित बनाते नहीं है सभी जो भी परीक्षक होते हैं। तो यह जो है, यह क्या हो गया? यह होता है पास की कितनी संज्ञा के लिए? एक संज्ञा के लिए, पास की एक संज्ञा के लिए। और यह होती है दूर की एक संज्ञा के लिए। स्पष्ट? एग्जाम्पल लिखेगा यह घर मेरे पिताजी का है। हो गया? एक और एग्जाम्पल, यह कोई नया काम नहीं है, यह कोई नया काम नहीं है। स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? देखिएगा यह कोई नया काम नहीं है, इसका मतलब ये बात सब कोई जानता है, निश्चय है, नया काम नहीं है। तो यह जो आया यह क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। एक और एग्जांपल, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। निश्चय का बोध हो रहा है? रोटी जली है, बात पता है कि नहीं पता है? जी सर। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। उधर मत जाओ उधर आग लगी है, ऐसा नहीं। आगे मत जाओ आग लगी है, नहीं ऐसा मत बनाइए, ये शब्द आने चाहिए उसमें। ये शब्द क्या होने चाहिए? जैसे रोटी मत खाओ हो गया, वह जली है। तो वह जो आया ना, तो वह जो आया वह उसके निश्चितता का बोध करा रहा है, और वही क्या है? सर्वनाम है। किस तरह का सर्वनाम है? ओ भैया निश्चयवाचक सर्वनाम है। निजवाचक में कहां चले गए? ये रात जितनी होगी अंधेरा दिमाग में छाएगा। रात में आप पढ़ रहे हैं ना, तो रात जब होगी तो अंधेरा दिमाग में छाएगा क्या? ऐसा ना हो कि रात हो रही है जितनी उतना दिमाग का ढक्कन जो है क्या हो जाए? बंद हो जाए, फिर तो खतरा ही खतरा है। इसको मिटा दें। ऐसे ही तो वहां मत जाओ वहां मत खाओ। बनाओ खुद तुम लोग, प्लीज फोकस करेंगे हम। अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें जो निश्चय तो आपने पढ़ लिया था, क्या किया था? पढ़ लिया। एक शब्द और आया, ये क्या है? और एक क्या है बाबू? उपसर्ग है, जिसका नकारात्मक अर्थ होता है, यानी निश्चय नहीं या निश्चय रहित, यानी कि जिसमें क्या हो? सर्वनाम क्या हो? निश्चय न हो, निश्चित न हो। तो ऐसा शब्द जिससे किसी वस्तु या संज्ञा के अनिश्चित होने का बोध हो, ऐसा शब्द जिससे किसी वस्तु या संज्ञा के अनिश्चित होने का बोध हो, वही क्या हो? क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कोई डाउट? चलिए एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें दो आता है उदाहरण। कौन 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 शब्द आता है इसमें देखिएगा। कोई या कुछ, कोई या कुछ, क्या शब्द आता है? कुछ। कोई का एग्जाम्पल देख लीजिए, दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दिल पर किसी ने या कोई दस्तक दिया है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। क्या है जी? खड़ा है। तुम्हारे दिल पे आज तक कोई दस्तक दिया है कि नहीं दिया है? दस्तक दिया है। कौन है पता नहीं है, लेकिन दिल पर कोई दस्तक दिया है। अब पता नहीं कौन दिल वाला है, लेकिन कुछ ही, हाँ तुम ही हो। राहत इंदौरी आ गया। लो यहाँ कुछ देख लो, देख लो बाबू। ठीक है, उसने कुछ ना खाया, उसने
उसने कुछ खाया है, ऐसा लिख लो, उसने कुछ खाया है। खाया तो है लेकिन पता नहीं है कि उसने क्या खाया है। समझ में आ रहा है? खाया है बाबू, कुछ खाए हो क्या? समोसा खाया है। देख लो, अगर मैं कहूं कि उसने या तुमने कुछ खाया है, क्या खाए हो ये मुझे नहीं पता है, लेकिन लप लप कर रहा है जीभ, ओठ लपड़िया रहा है, क्या हो रहा है जी? लपटिया रहा है, थूम घोटा रहा है, तो इसका मतलब कुछ खाए हो, लेकिन कुछ फिक्स नहीं है कि क्या खाए हो, इसलिए जो कुछ होगा वो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। क्लियर? लिख लीजिए। और भी लिख सकते हैं। अब कौन बचा है? अनिश्चयवाचक के बाद बोलिए संबंधवाचक। संबंधवाचक ऐसा शब्द, ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी एक संज्ञा से किसी दूसरी संज्ञा के बीच में या क्रिया के बीच में संबंध स्थापित करता हो, वो क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। यह भी दो शब्द देता है, जो और सो। क्या? जो और क्या? सो। जो का एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। जो का एक एग्जाम्पल जो मैंने बोला था, संबंध बताएगा, यह वही व्यक्ति है या वही व्यक्ति मिला या वही व्यक्ति मिला जो कल मुझसे नफरत करता था। क्या लिखे हैं? जो मुझसे नफरत करता था। अच्छा, यह वही या वही व्यक्ति मिला, वही व्यक्ति या वह व्यक्ति मिला, ठीक ना? वह व्यक्ति मिला जो मुझसे क्या करता था? नफरत करता था। ओहो, नफरत करता था। ये नफरत और मोहब्बत का गजब का मेला है, ठीक है ना? नफरत और मोहब्बत का क्या है? गजब का मेला है। जिंदगी बिखर पड़ी है, पता नहीं ये कैसा चोला है। चोला का मतलब समझ में आ रहा है? चोला का मतलब क्या होता है? हाँ, ढकने वाला चोला होता है। शरीर को क्या बोला गया है? चोला। शरीर को क्या बोला गया है? चोला। तो ये भी याद रखना, ये शरीर का एक परिभाषी क्या होता है? चोला। तो कम से कम पढ़ो तो उससे कुछ ना कुछ जोड़ो, नहीं तो तुम कुछ और सोचने लगो तो तुम्हारी मस्तिष्क की दुनिया क्या है? कहीं और जुड़ी है। समझ में आ रहा है? तो जब हम पढ़ें तो हमारी सार्थकता वाली जीवन कहाँ है? सार्थकता वाली जीवन कहाँ है? बस उससे जोड़ के चलते चले। चीजें बुरी नहीं है, समझ बुरी है। चीज कोई बुरी है? समझ क्या होती है? बुरी हो जाती है। अच्छा, एक बात देखो, जैसे कोई भी बात है वो जब आप करते हैं और उसमें आपका व्यक्तिगत लाभ होता है या आपकी व्यक्तिगत पसंद होती है, तो वो क्या होती है? अच्छी होती है। जब वो आपका उसमें कोई हिस्सा नहीं होता है, कोई लाभ नहीं होता है, तो वही क्या होता है? बुरा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं है? तो ये जो पैरामीटर है, ये जो मीटर लेके हम लोग चल रहे हैं ना, किसी की क्षमता को, किसी की योग्यता को मापने का, इसको भी ध्यान से लेके चलना चाहिए। किसी के मूल्य का, किसी के सिद्धांत का, जब मन करे फलनवा ये काम किया है बेकार है बड़ा, ये अच्छा काम किया है बहुत अच्छा है। तो हम जो मीटर लेके चल रहे हैं, जैसे आप करे तो प्यार और हम करे तो बलात्कार। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह की भावना चलिए। बाप भी एक समय में क्या होते हैं? छोटे होते हैं, और उनसे भी क्या होती हैं? गलतियां होती हैं। लेकिन जब उनके बच्चों से गलतियां होती हैं तो उसको लगता है कि सजाएं मौत दे देंगे। कई तो माता पिता को मैं देखता हूं, इतना मारते हैं सब, जैसे लगता है कि जिंदगी में महादेव के चेला यही है, इनसे कभी कोई गलती नहीं हुई है। तो ये भी चीज क्या है? परखने समझने वाली है कि आपसे भी होती हैं ये गलतियां, आप में भी छुपी हैं शक्तियां। नहीं छुपा है जी? आपसे भी गलती हो रहा है और आप में शक्ति है, सब कुछ आप में है। तो बुराइयों को बहिष्कार करो। थोड़ा सा बुराई क्या है? जो सामाजिक उत्थान में थोड़ा सा बाधा बांधता है, सामाजिक विचारधारा से क्या है? थोड़ा सा अलग है।
तो ये सब चीज आता जाता रहेगा, लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या है कि वह व्यक्ति मिला जो मुझसे क्या करता था, नफरत करता है। अब नफरत है ना जी। तो यहाँ ये जो व्यक्ति है और ये जो मैं हूं, इन दोनों के बीच में जो शब्द आया है, क्या आया है, और यही इन दोनों को जोड़ने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो इसलिए संबंध बताने का काम कर रहा है। ये संबंध वाचक सर्वनाम कहलाएगा। स्पष्ट हुआ। जिस तरह से गोला मैं बनाऊंगा, जिस तरह से तीर मैं बनाऊंगा, जैसे जोड़ूंगा कापी में, वैसे ही आपका बनेगा। तभी जो सह संबंधता है वह समझ में आएगा कि किस तरह से यह एक शब्द दूसरे शब्द से सहसंबंधित है। समझ में आ रहा है ना? लिख लीजिए। बाबू मुझे तो सर्वनाम है, अभी आगे हम लोग बातचीत करेंगे। मुझे तो क्या है, सर्वनाम है। मुझे क्या है, सर्वनाम है। जो सर्वनाम को जोड़ने का काम करता है। हाँ, जो सर्वनाम या संज्ञा को जोड़ने का काम करेगा वही क्या कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। या तो संज्ञा को संज्ञा से जोड़ रहा होगा, या तो संज्ञा को सर्वनाम से, या तो सर्वनाम को संज्ञा से या सर्वनाम से। ठीक है ना? ये वाली बात हो गई। अब और कौन बचा है जी लास्ट में? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम बोलो? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको लिखो प्रश्न। क्या? जिससे, ऐसा शब्द जिससे किसी संज्ञा के प्रश्न पूछने का बोध होता हो, किसी संज्ञा के प्रश्न पूछने का बोध होता हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। हाँ भाई, एग्जाम्पल तो हम देंगे ही। क्या कुछ, क्या ऐसे लिखिएगा, क्या कौन। ठीक है ना? तो प्रश्नवाचक जैसे तुमने क्या खाया है, तुमने अरे बताओ ना, क्या खाया है। तो एक बात बताना, यह जो क्या शब्द आया है वह किसके जगह पे आया है? किसी न किसी संज्ञा के जगह पर आए। जब कुछ खाओगे तो उसका नाम होगा कि नहीं? क्या खाते हो? रोटी, चावल, सब्जी, जो भी खाने वाला आर्टिकल होगा, वस्तु होगा, उसका कोई ना कोई नाम है कि नहीं? और उसके जगह पे कौन सा शब्द आया है? क्या। तुम कहां से आते हो? तुम बोलो जी, कहां से आते हो? तो जहां से आओगे उस जगह का नाम होगा कि नहीं होगा? तो जब वह जगह का नाम है तो वह संज्ञा होगा, और उस संज्ञा के स्थान पर क्या आया है, कहां शब्द आया है, तो ये किस तरह का सर्वनाम कहलाएगा? किस तरह का सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होता है, हाँ, प्रश्न पूछने वाले, प्रश्न पूछने। मैं पूछूंगा आपके पिताजी का क्या नाम है, तो जो पिताजी का नाम है उसके जगह पर क्या आया है? क्या। इसीलिए जब पूछा जाता है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट को हटाते हैं, क्यों? और वहां लिखते हैं या माय नेम इज राधा, लिखते हैं ना। हो गया। तो व्हाट की जगह क्या आ जाता है? जैसे मैं उसको लिख के थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं। व्हाट इज योर नेम। ठीक है ना? तो तुम क्या लिखते हो भाई? योर है तो अब यहाँ क्या लगा देते? योर की जगह पे माई नेम क्या लगा देते? इज राधा, या जो भी लिखते होगे क्या लिखते? राधा। तो ये किसके जगह आया है? राधा की जगह। और राधा क्या है बाबू? नाउन है, संज्ञा। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम राधा है। तुम्हारा क्या नाम है? समझ में आ गया? वैसे राधा नाम जो है, जिसका लोग बहुत चर्चा भी करते हैं, राधा किसकी वाइफ थी? पगला गए हो? राधा का शादी हुआ था? नहीं हुआ था ना। किसकी जो है वही प्रश्नवाचक सर्वनाम। हाँ, जो किसकी है वही क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
समझ में आ रहा है? अरे तो पूछा जाए कुछ भी। रुक्मणी न पत्नी है, तो ये सब सोचो। अब ये मत सोचो कि गर्लफ्रेंड जो है उनको पत्नी बना लो तो दिक्कत हो जाएगा। राधा जी क्या थी? कृष्ण जी की प्रेमिका थी। बसते थे कृष्ण राधा के अंदर और बसती थी राधा कृष्ण के अंदर। दो जिस्म और जान की बात जहां होती है ना, वहां राधा और कृष्ण की बात होती है, हीर और रांझा की बात होती है, लैला और मजनू की बात होती है, और दोस्ती की बात होती है तो कर्ण की बात होती है। हाँ, रोमियो और जूलियट वाली ये भी कहानी भी बाकी है। चलिए ठीक है, दोस्ती की बात हो गई तो कृष्ण और सुदामा की बात हो गई, जय और वीरू की बात हो गई, समझ में आ रहा है ना? कर्ण वाली भी बात हो गई, समझ में आ रहा है? तो ये दोस्ती में चलते हैं लोग। पृथ्वीराज चौहान की और मोहम्मद गोरी वाला जो केस है वहां भी चलता है, समझ में आ रहा है? तो पूछो, कुछ पूछ रहे हो? दुश्मनी वाला केस भी ला दो, कोई दिक्कत नहीं, अपना दुश्मनी भी गिनवा सकते हो। मुख्यतः यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि राधा का एक बार पैर का धूल श्याम के इलाज में लगा था, ठीक है ना? कृष्ण एक बार क्या हो गए? बीमार पड़ गए। ये पद में है, कृष्ण एक बार क्या हो गए? बीमार पड़ गए। और जब बीमार पड़ते हैं तो वो वैद्य जो आते हैं लोग, उस समय वैद्य आते हैं और कहते हैं कि जब इलाज के लिए जाते हैं उस राजकुमार या राजा के घर में, कृष्ण तो राजा हैं अब, तो उनके घर में जाते हैं और कहते हैं कि बैठ के कि इनको अगर किसी जिनको ये बहुत मानते हो या जो भी वहां प्रसंग हो कि किसी के पैरों की धूल का मतलब जो अब उनके प्रसंग में जो बात हुई होगी, इनके अगर माथे पे लगा दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। अब जैसे ही यह बात रुक्मणी को पता चला और कृष्ण की हालत इतनी दुर्दशा थी, मतलब एक तरीके से हालत बहुत खराब थी, रुक्मणी परेशान हो जाती हैं कि अब क्या करें। ऐसी जितनी उनकी पटरानियां या रानियां थी सब लोग परेशान हो जाती हैं, सब लोग क्या होती हैं? परेशान हो जाती हैं। तो राधा कहाँ रहती है? गोकुल में कि वृंदावन में? लो भागो बोला जल्दी जल्दी। वृंदावन में रहती है। अभी तो गोपियां कहती है कि मैं अपने पैर का धूल नहीं दूंगी। हाँ, तो जब ये लोग क्या करते हैं कि अपना धूल नहीं देते हैं, क्या करते हैं? जब धूल नहीं देते हैं तो कृष्ण क्या हो जाते हैं? बड़े परेशान हो जाते हैं। ऐसे में जब कृष्ण परेशान हो जाते हैं तो कृष्ण को लगता है कि अंतिम विकल्प कौन है जो कभी बहिष्कार नहीं कर सकता है या कर सकती है, तो वो किसको करते हैं? राधा को। और यह संदेशा राधा के पास पहुंचाया जाता है। राधा सुनती हैं, कहीं जो भी मटका उटका लेके जा रही होंगी, तो अब जैसे क्या होती है ये बात सुनती हैं राधा, अब परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, आंखों में आंसू भर जाता है राधा के और हृदय पिघल सा जाता है मोम की तरह, और पिघलते हुए रुआंसे स्वर में बोलती हैं कि मेरा श्याम के लिए अगर मेरे जिस्म का एक एक कतरा हो, आखिरी सांस कुर्बान हो, मैं उसमें बसती हूँ, उसको बचाने के लिए धूल नहीं, आप जो कहेंगे उस स्तर पे मैं चली जाऊंगी। राधा अपने पैरों की धूल देती हैं और वहां से जो द्वारपाल चाहे जो भी सैनिक होते हैं वहां पहुंचाते हैं और जो वैद्य होते हैं उनके माथे पे लगाते हैं और ठीक होते हैं। इस कहानी का वहां जो औचित्य बनता है और जो भाव निकलता है कि प्रेम के जो स्तर होता है, प्रेम का जो भी स्तर है, उस स्तर पे पहुंचने पर आप कुर्बानियों पे किसी भी स्तर पे चले जाते हैं, या आपको ये नहीं लगता कि इसको बचाने के लिए हम कहां कहां या क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो शर्त नहीं होती है इस प्रेम में। प्रेम में क्या होती है? शर्त नहीं होती है। प्रेम मुक्त करता है, बांधता नहीं है। प्रेम क्या करता है? मुक्त करता है, बांधता नहीं है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो प्रेम बांधेगा नहीं कि मत जाओ, प्रेम कहेगा कि जाओ, सलामत रहो, स्वस्थ रहो, सही रहो।
समझ में आ रहा है ना। जो बांधता है प्रेम वो स्वार्थ है, वो क्या है, उसको डर रहता है, उसको क्या है, स्वार्थ, किस चीज को कोई और ना पा जाए। कैसे पा सकता है, प्रेम मुक्त करता है। जहां स्वार्थ होता है वहां बंधन भी आ जाता है, स्वार्थ होता है वहां क्या होता है, बंधन होता है। प्रेम मुक्त करता है, प्रेम आपको विचारों से मुक्त करता है, प्रेम आपको बहुत दूर तक लेके जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो वो प्रसंग वहां उनका क्या होता है, मिलता है। अभी हम लोग ये बातचीत क्या कर लिए, यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम तक हमने बातें कर लिया। अब हमसे जो सवाल की बात आ जाए, मिटा दें इसको ना, चलिए कुछ सवालों पे बातचीत भी कर लें। हाँ हाँ, कुछ सवालों पर भी क्या हो जाए। अब एक बात ध्यान रखिए, आज हमने पीछे वाली क्लास में कारक भी पढ़ा, क्या पढ़ा, तो उसमें हमने कारक कितना पढ़ा हिंदी में, 8। हिंदी में कितना कारक पढ़ा, 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन, ये सब पढ़े कि नहीं पढ़े। तो जब पढ़े हैं तो एक बात और क्या समझ में आई, क्या यह बात जरा ध्यान से सोचने वाली है कि नहीं है। क्या सोचने वाली बात है कि ध्यान से समझिए इसको। हमने सर्वनाम को कब लाया, कि जब संज्ञा को हटाना था, जब संज्ञा को हटाना था। संज्ञा में जो कुछ भी है वो सर्वनाम में होगा, सर्वनाम में होगा। यानी संज्ञा के पास लिंग था तो सर्वनाम के पास भी क्या आया, लिंग आया। संज्ञा के पास वचन था तो सर्वनाम के पास भी क्या आया, वचन आया। संज्ञा के पास कारक था तो सर्वनाम के पास भी क्या आएगा, कारक आएगा। कारक क्या होगा, आएगा। तो अब हम लोग यह बात देखने की कोशिश करें, जब समझा दें कि संज्ञा में जब हमने कारक वाली बात पढ़ा था, जब कारक वाली बात पढ़ा था और 8 कारकों में जरा नाम बोलते जाइए तो, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, कुछ छूट रहा है क्या, बोल दीजिएगा, संबोधन। कर्ता के लिए आपने क्या देखा था, ने, कर्म के लिए को, करण के लिए से, संप्रदान के लिए संप्रदान को के लिए, को के लिए, और अपादान में से या अलगाव का जो बात था वो आपने क्या हुआ था, पढ़ा था। संबंध में क्या पढ़ा था जी, का, की, के, रा, री, रे, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ना, नी, ने, पढ़े थे। चलिए अधिकरण में क्या पढ़ा था आपने, में, और क्या पढ़ा था, पर। संबोधन में हे, अजी, अरे, अहो, ये जितना शब्द क्या था, संबोधन। चिन्ह इसका क्या था जी, एक लाइन और उसके नीचे बिंदी, जिसको एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह बोलते हैं। यह वाली बात हमने क्या किया था, पढ़ा था। और हमने देखा था कर्ता वाले में कर्ता की प्रधानता थी, कर्म वाले में कर्म की प्रधानता थी, ठीक है ना। करण में हमने देखा था क्या, शे, यानी यहाँ बात किसकी हुई थी, माध्यम की। किसकी हुई थी, माध्यम की, माध्यम का। जैसे क्या, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटा गया, कलम से पत्र लिखा गया, बस से घर आया, समझ, माध्यम बन रहा है। ऐसे संप्रदान को के लिए जहां किसी को क्या हो, देने का भाव हो, क्या हो, देने का भाव। तो जैसे आप अभी आपने क्या पढ़ा था कि भिखारी को दान दो, या माँ ने बच्चे के लिए वस्त्र खरीदा, के लिए आ रहा है ना। ऐसे ही आप अपदान में देखें तो से अलगाव का, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ और पत्ते यह एक पास है, अलग हो गए। आंख से छलका आंसू, ठीक। ये भी तो हो सकता है बादल से गिरे तो बारिश, हाँ, बादल से गिरा पानी, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो सकता है। बंदर छत से कूद गया, बिल्ली अलग, हाँ बिल्ली छत से कूद गई, अलग होने का भाव। अपादान हो गया, संबंध की बात बोले, का, की, के, रा, री, ना, नी, ने, ये हो गया था। यहां हमने क्या देखा था कि जैसे राजा का घर, मेरा घर,
यहीं से खेल स्टार्ट होगा, अब आपका शुरू होगा। राजा का घर तो ठीक था, यहीं से कहानी आपकी शुरू होगी। राजा का घर तो ठीक था, लेकिन यहां एक शब्द आ गया, मेरा, मेरा घर, और ये अब मुश्किल खड़ा करेगा कि भाई आपने तो पढ़ाया कि संज्ञा के बीच में जो शब्द संबंध स्थापित करने का काम कर रहा है वह कारक है, और किस तरह का कारक यहाँ स्पष्ट हो रहा है, संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक। अब ध्यान से यहाँ बात सोचने वाली है कि यहाँ तो संज्ञा नहीं आया, यहाँ तो संज्ञा नहीं आया, तो यहाँ क्या आया, एक सर्वनाम आया है। क्या सर्वनाम आया है? मैं। क्या है? मैं। और इसमें कौन सा कारक लगा है? रा। और यहाँ फिर क्या, कौन सा शब्द है? घर। तो यह जब रा इसमें लगा तो यह क्या हो गया? मेरा। और क्या हुआ? घर। तो अभी स्पष्ट यह बात हो पा रही है कि नहीं कि सर्वनाम में भी कारकों का प्रयोग होता है। अभी हम उनको लेकर आएंगे, सारे सर्वनाम की बातचीत करेंगे। और बाकी में पर, ठीक है ना, में पर में आपने देखा था जहां क्रिया का आधार सूचित, तो जैसे घर में 4 आदमी हैं, ठीक है, घर में कितने हैं? 4 आदमी। में के जगह पर का भी भाव आता है, घर पर 4 आदमी हैं। नाव समुद्र में तैरती है, या नाव समुद्र में जा रही है, ठीक है ना, यहां तक। अगर इन सब बातों को फिर से मैं लेके चलूं सर्वनाम के दृष्टिकोण में, जहां अभी मैंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, तो यहां से आप क्या देख पाएंगे, क्या समझ पाएंगे? देखिएगा, हमारे पास जो सर्वनाम है वो कौन कौन सा है? मैं। क्या है जी? हम। क्या है? तुम। या क्या है? आप। मिला कि नहीं? इसके अलावा वह, ठीक ना, यह, वे। मिला? इतना तो आपको क्या हुआ, ये जो प्रथम पुरुष वाला था, ये मध्यम पुरुष, और ये क्या था? अन्य पुरुष। यही था ना। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहां लिखता हूं मैं में एक शब्द लिखता हूं, मैं में क्या जोड़ता हूं? कर्ता कारक। तो यहां क्या लिखा? मैंने तुमसे प्यार किया। मिला कि नहीं? मैंने तुमसे बदले में तुमने मार दिया, ये भी तो हो सकता है। चलो भाई, क्यों बदले में तुमने क्या किया? मार दिया। तो भाई यहाँ जो तुम हो, तो यहाँ तुमने नहीं हो सकता है। मैंने तुमसे प्यार किया, यहां तक। आपने क्या देखा, यहां कौन सा कारक का विभक्ति लग रहा है? कर्ता कारक की विभक्ति। अगर मैं इसमें यह लिख लूं, अगर मैं यहां लिख लूं, कर्म का अभी रोके रहेंगे। करण का देखिएगा, जैसे या मुझको लिख सकते हैं आप, ठीक है, लिख सकते हैं मुझको, या क्या लिख सकते हैं? मुझसे किया गया, या मेरे द्वारा किया गया। तो वहां कौन होता है? करण कारक। और एक होगा मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे रहा नहीं जाता, यहाँ अलगाव का बोध है। क्या है? अलगाव। मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ जब आप भाववाच्य पढ़ेंगे, वाच्य में 3 वाच्य होगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये वाली बात, कर्त कर्म भाव, ठीक है ना। तो वहां भी इस चीज को पढ़ेंगे। मैं बस इतना आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ जो सर्वनाम है, क्या इसमें कारक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यह आ रहा, कारक आ रहा है कि नहीं? ये आ रहा है कि नहीं? और देख लेंगे और कौन बच रहा है? मुझ में तू, तुझ में मैं। सुने कि नहीं गाना? तो ये शब्द कहां से आ रहे हैं? मेरे लिए आ रहा है कि नहीं? अब हम में देखिएगा, हमने तुमसे नफरत किया, तुमने क्यों ऐसा किया? हमने हमको हमसे, हो गया कि नहीं? हमारे लिए, समझ में आ रहा है? हमारे लिए। अरे भाई ये बात बताओ, क्या इसमें इन कारकों का प्रयोग हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। इसका मतलब साफ साफ स्पष्ट है कि अगर ये कारक आ रहे हैं, अगर ये कारक सर्वनाम में आ रहे हैं, तो जैसा संज्ञा का भाव आपने पढ़ा था, जैसा संज्ञा का भाव पढ़ा था, वैसे ही आपको सर्वनाम में भी क्या करना होगा? ढूंढना होगा। लेकिन
लेकिन आप एक बात और ध्यान देंगे, अगर हमसे यह बात पूछ लिया जाए कि सर्वनाम में कारकों की संख्या बताइए, सर्वनाम में कारकों की संख्या बताइए, जरा आप खुद अपने मन से, मात्र हम आपको 30 सेकंड दे रहे हैं, अपने मन से खुद ढूंढ के बताइए कि सर्वनाम में अगर इन सर्वनाम शब्दों में कौन सा कारक की विभक्ति नहीं सेट हो रही है, क्या उसकी संख्या बता पाएंगे? चलिए देखिए जल्दी। देखो जल्दी। संबोधन का हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये बात देखिएगा, अगर मैं में महे कर सकते हैं, क्या मैं जी कर सकते हैं, महू कर सकते हो? नहीं, लेकिन मुझ पर कर सकते हो ना, हम पर, आप पर, उन पर, उसमें, ऐसे सब जाएगा। तो अगर सर्वनाम में कारकों की संख्या पूछ लेगा तो जवाब क्या देंगे? 7। और कौन नहीं होता है भाई? संबोधन। कौन नहीं होता है? संबोधन कारक की विभक्ति का प्रयोग हम सर्वनाम में नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इतनी बात हो गई। हमने क्या किया? कारकों को पढ़ लिया, लिंग वचन को पढ़ लिया, बाकी जो मोटी मोटी इसमें बातें थी उसको क्या कर लिया? पढ़ लिया। इसको मैं मिटाऊं? देखिए, आपको पढ़ते समय अब सोचना कैसे है, आइए हम इसका थोड़ा सा माहौल तैयार करें। क्या तैयार करें? माहौल। क्या? माहौल। चलिए ये देखिएगा, ध्यान से देखना, माहौल तैयार करने जा रहे हैं। मेरे दिल का दौर खत्म हुआ। क्या हुआ? मेरे दिल का दौर खत्म हुआ। दौर, दिल का दौरा कर लो, दिल का दौरा खत्म हो गया। वाह, अभी जिए नहीं कुछ दिन, मरने की इतनी फितरत है। लो चद्दर और लेके चलो। कहाँ? शमशान में जाओगे? ऐसा मत सोचो मेरे भाई, अभी जिंदगी बहुत क्या है, गड़बड़ है। जिंदगी हमें क्या हुई, बहुत पहले मिल गई, हम जीना ही क्या करते हैं, लेट से शुरू करते हैं। कब मिली थी जिंदगी पता है? जब पैदा हुए थे तभी। याददाश्त नहीं था तो हाथ पैर ऐसे कैसे कर? मम्मी को देख के मुस्कुराते क्यों थे? पापा को देख के हंसते क्यों थे? अच्छा, हंसो बाबू, जबरदस्ती हंसो कह रहा। यही तो भ्रम है। जिस समय तुम पेट में थे ना, अभिमन्यु का नाम सुने हो? हाँ, क्या किया था वो? पूरा सुन लिया था। कैसे क्या करना चाहते हैं? एकलव्य क्या किया था? अभिमन्यु सुना था कि एकलव्य सुना था? हाँ, तो अभिमन्यु सुन लिया था। तो भाई अभिमन्यु सुन लिया था तो पेट में सुन लिया था ना। तो तुम कह रहे हो कि उस समय हम बेहोश में थे, ड्रिंकिंग नहीं करते थे उस समय? नहीं करते थे। जब बेहोश में कैसे हो सकते हो, ये तो बताओ। तुम्हारी कॉन्शियस चल रही थी, तुम्हारे पास जब ठंडा लगता था तो कांपने लगते थे, होता था कि नहीं? तुमको कोई सुई चुभो गया तो पैर खींच लेते थे, हाथ खींच लेते थे, कोई उंगली देता था तो उंगली पकड़ लेते थे, और तुम कह रहे मुझे होश ही नहीं था। ये किस तरह का होश है? सब देखो, सब कुछ सही था, जिंदगी उसी समय मिल गई थी। थोड़ा थोड़ा बड़े होने लगे, जीना कम समझ में आ रहा था, थोड़ा और बड़े हो गए, 15, 16, 17, 18, 20, 22 साल के हो गए, लेकिन अभी भी जिंदगी, तब तो होश में हो, संभाल लो खुद को, दुनिया को, घर वालों को संभाल सकते हो। बेपरवाह हो तो मारे जाओगे, बेपरवाह हो तो क्या हो, और भाजी के भाव में बिक जाओगे। ये भी बात है। बेपरवाह हो जिंदगी से तो किसमें बिक जाओगे? भाजी के भाव से। भाजी का भाव समझ रहे हो? मतलब अपनी परवाह ही नहीं है, फैमिली की परवाह ही नहीं है। भाजी के भाव में कोई आएगा उठा के लेकर चला जाएगा। चलो राजनीति करना है क्या? जय हिंद जय भारत करते रहोगे, और तुमको समझ में आएगा कि जय हिंद जय भारत चिल्लाने से केवल नहीं होगा, भारत दिल में बसता है। छात्र नेताओं के पीछे चले जाओगे, जय फलाना नेता के साथ आज सेल्फी लेते हुए रात को 12 बजे, और इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया जन्मदिन पे, बहुत अब लगेगा कि सीना 75 इंच का हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा? इससे कुछ होगा नहीं। भाई जीना सीखो। क्या सीखो? तो अभी लेट से क्यों जी रहे हो? शुरू करो।
आज जीवन मिला है, मैंने कहा रात में 2 बजे तक क्लास चलेगी, हालत आधा लोग का खराब, कैसे आ सकते हैं? अरे सड़े सड़े मर जाओगे यार, पड़े पड़े मर जाओगे। हाँ सड़े सड़े भी मर जाओगे, सड़ ही रहे हो ना, खत्म हो जाओगे। अगर सड़न चालू है तो काट के फेंक दो उतना हिस्सा जहां से बदबू आ रही है। हाँ दूसरा कौन है जो सपनों में आया? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, हम जान रहे हैं कैसे अच्छा लगता है। तीसरा मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ। मेरी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है बाबू जो तुम लेके चलते हो। मेरी डिक्शनरी नफरत करती है मेरे खुद से, समझ में आ रहा है ना? मुझसे खुद नफरत करती है। बनाया था मैं उसे इस जहां में, अब पाया तो वो क्या था? अकेला था। पाया तो क्या था? अकेला था। चला था इस सफर में ढूंढते हुए, भीड़ है तन्हाई की फिर भी मैं क्या हूं? भीड़ है तन्हाई की, टेंशन में आ गया। ये कौन सा डायलॉग बोलती? कौन अब पूछा जाएगा इसमें मेरे दिल का दौर खत्म हुआ। इसमें ये बताओ कि कौन सा सर्वनाम है? बता दो। हाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। बहुत सही बात बोला इस लड़के ने, संबंधवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर इसमें पुरुषवाचक का कौन सा रूप प्रयोग हुआ है? उत्तम पुरुष। कौन सा? उत्तम पुरुष। ठीक है ना? अगर मैं पूछूं यहाँ 2 शब्द आया हुआ है, इसमें और इसमें किस प्रकार का सर्वनाम है? एक दूसरे का संपर्क। देखिए ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। बड़ा भयानक लग रहे हो तुम लोग आजकल। चलो, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? वेरी गुड, बहुत सही, पुरुषवाचक। और कौन? बहुत सही। और वचन? एक वचन। अरे वाह। और तुम पर क्या है? पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष, एक वचन। क्या? अब बहुवचन मत कर देना कि मैं तुम सब पर मरता हूं, तो फिर कुटा जाओगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे इंग्लिश में एक शब्द प्रयोग होता है और वो बहुत गलत तरीके से प्रयोग होता है। देखिए क्या है वो? आई लव यू। प्रत्युत्तर में जवाब क्या मिलता है जी? प्रत्युत्तर क्या मिला? कि आई लव टू यू। लो, यहाँ फंस गया मामला। हाँ, आई लव इट टू यू, यही बोलते हो ना? आई लव ऐसे बोल लेने दो इसको, जो बोलते हो बोल लेने दो, डरो मत। पहले समझो बोलना क्या है। अच्छा मचो लगा दो, क्या दिक्कत है? हाँ चलो, आई लव यू टू मच कर लें। अच्छा यू भी तो रहने दो। टू हटा के उधर कीजिए, उसके बैक साइड में लिखिए आई लव यू टू। अच्छा आई लव यू टू कहें? मतलब आपको भी ये होता है ना कि मैं आपसे प्यार करता हूं। हाँ, मैं भी आपसे प्यार करता हूं। हाँ ठीक है, आई लव यू टू, ये कर लेना। बहुत सही। जैसे ये सेंटेंस बोलते हो, इसका मतलब भी समझते हो क्या? कोई बता दे। रुको, हाँ ठीक है, तुम मत शर्माओ, इसी को शर्माने दो। बताओ जो इधर चला जाता है आई लव, ये मत बताओ मुझे, ये बताओ पूरे वाक्य का भाव क्या है? मैं आपसे सर उसका मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ठीक है, मतलब करता। और इसका मतलब मैं तुमसे बहुत ज्यादा